नमस्कार। हिंदी कहानी प्रश्नोत्तरी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम नए तरीके से जानेंगे हिंदी की सुप्रसिद्ध कहानियों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। जी हाँ, वैसे आपने ऑप्शन के तौर पर देखा होगा, विकल्प के तौर पर, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह का संकलन तैयार किया है कि जिससे हम हिंदी की उन तमाम प्रसिद्ध कहानियों को अच्छे वे में समझ भी सकते हैं और साथ ही और उनसे जुड़ी हुई बातों को जान भी सकते हैं। वन लाइनर के तौर पर ये प्रश्न मैंने आपके सामने रखे हैं, तो इस तरह का तरीका भी कई बार आजमा लेना चाहिए, जिससे कि आपको कहानियों से संबंधित तथ्यों को याद रखने में आसानी हो, सुविधा हो। तो चलिए देखते हैं हिंदी की कहानियों से संबंधित ये वक्तव्य और ये प्रमुख महत्वपूर्ण बातें। जैसे सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर कि राजेंद्र यादव ने इंदुमती पर टेम्पेस्ट यानी कि शेक्सपियर का एक नाटक आया था टेम्पेस्ट करके, उसकी छाप सिद्ध करते हुए चंद्रधर शर्मा गुलेरी कृत उसने कहा था कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। आचार्य शुक्ल की कहानी के बारे में बात करते हैं। आचार्य शुक्ल की कहानी जो 11 वर्ष का समय नाम से बड़ी प्रसिद्ध है, 1903 में यह कहानी आई थी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होकर। ठीक, और चंद्रिका, इंदुमती और गुलबहार आदि एक शोरीलाल गोस्वामी की प्रमुख कहानी संग्रह है। राइट, तो आपने ये तथ्य याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं बंग महिला की। हिंदी की सुप्रसिद्ध महिला कहानीकारों में से एक है और इनका वास्तविक नाम था राजेंद्र बाला घोष। ठीक है, और अक्सर यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि बंग महिला का वास्तविक नाम क्या है। तो राजेंद्र बाला घोष इनका वास्तविक नाम है, लेकिन हिंदी साहित्य के क्षेत्र में ये बंग महिला के नाम से प्रसिद्ध हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रची हुई हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? तो देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित हिंदी की प्रथम कहानी है सुखमय जीवन। राइट, और प्रेमचंद पहले नवाब राय के नाम से कथा साहित्य में लिखते थे। तो प्रश्न ऐसे ही तो बनते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी पहले किस नाम से साहित्य रचना करते थे, कथा साहित्य किस नाम से करते थे? तो नवाब राय के नाम से। आगे बढ़े, राष्ट्र प्रेम का यहाँ पर जिक्र हुआ है कि राष्ट्र प्रेम का स्वर प्रबल होने के कारण प्रेमचंद की जो सोजे वतन कहानी संग्रह है उसको अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। तो जी हाँ, प्रश्न यहाँ से बनता है कि प्रेमचंद का वह कौन सा कहानी संग्रह है। आपको 4-5 विकल्प दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि जिसे अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था। तो दैट इज सोजे वतन। ठीक, बात मुंशी प्रेमचंद की हो रही है तो यहाँ पर उनके द्वारा रची हुई पंच परमेश्वर कहानी जो बड़ी चर्चित कहानी है, वह एक घटना प्रधान कहानी है। ठीक है, तो पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद द्वारा रची हुई एक घटना प्रधान कहानी है। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन है। अगर पूछा जाए कि मुंशी प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी कौन है, विकल्प आ जाएंगे 2-4, तो सबसे अंतिम जो कहानी है वह कफन है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका रचना वर्ष क्या 1936 के आसपास यह कहानी लिखी गई थी या 1935 में। ठीक, ये तथ्य हमें पता होने चाहिए। जब भी किसी कहानी का नाम आता है या जिक्र होता है सामने, तो तथ्य हमें पता होने चाहिए। मुंशी प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं जो मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित हुई हैं। अब अगर आप ढूंढना चाहेंगे मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियां, ठीक है, कहानियों से संबंधित वह किताब जिसमें उनको संग्रहित किया गया है, संकलित किया गया है, तो मानसरोवर के 8 खंडों इस नाम से यह प्रकाशित है। ठीक है, इसमें लगभग 300 कहानियां हैं प्रेमचंद जी की। और जयशंकर प्रसाद की बात करें तो उनकी पहली कहानी जो ग्राम नाम से बड़ी चर्चित हुई, 1911 में सबसे पहले इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी। ठीक, बात हो रही है जयशंकर प्रसाद की, तो इनकी एक और कहानी, ठीक है, पहली कहानी तो इनकी ग्राम नाम से आई, इंदु पत्रिका में प्रकाशित होती है 1911 में, लेकिन इनकी एक और कहानी जो गुंडा नाम से प्रकाशित होती है, उसमें भारत के इतिहास के ईस्ट इंडिया कंपनी के युग का चित्रण दर्शाया गया है। ठीक है, गुंडा कहानी में, और अक्सर यह कहानी पूछी भी जाती है। अब रक्षाबंधन
जो विशंबरनाथ शर्मा कौशिक द्वारा रची हुई हिंदी की पहली कहानी है। अब देखिए, अब कई सारी ऐसी कहानियां हैं जिसमें पहली कहानी से संबंधित प्रश्न बनते हैं कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी है। ठीक, लेकिन यहाँ पर आपने इस बात का भी ध्यान रखना है कि यह लेखक से संबंधित है कि सब कहानियों में कौन सी पहली कहानी है और कौन से राइटर की लिखी हुई कौन सी कहानी पहली है। तो इस तरह का डिफरेंसेस भी रहता है। विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की बात करें तो इनके द्वारा रची हुई हिंदी की पहली कहानी है रक्षा बंधन। ठीक, रांगे राघव जी ने यथार्थवादी कहानियों के साथ साथ स्त्री पुरुष संबंधों को नए दृष्टिकोण से विश्लेषित किया है। जिनेंद्र व्यक्ति को केंद्र मानकर कहानी लिखने वाले कहानीकार हैं और ये एक मनोविश्लेषक कहानीकार हुए हैं जिनेंद्र, राइट। तो रांगे राघव हो, आपके विशंबरनाथ शर्मा कौशिक हो, जिनेंद्र हो, या फिर कई इतने सारे प्रसिद्ध देखिए कहानीकार हैं जिन्होंने हिंदी में बहुत ही अमिट छाप छोड़ने वाली कहानियां रची हैं। और जाहिर सी बात है, अगर कहानियों से संबंधित प्रश्न बनता है तो वहीं से पूछा जाएगा और इन्हीं राइटरों की कोई ना कोई कहानी रहेगी जिसका आज मैं संकलन लाई हूँ आपके सामने, राइट। तो देखिए, आगे बढ़ते हुए उपेंद्र नाथ अश्क की बात करते हैं। इन्होंने क्या किया, अपनी कहानियों में इन्होंने जो सामाजिक कुरीतियां रहती हैं और विकृतियां, उन पर व्यंग्य किया है। ठीक, तो उपेंद्र नाथ अश्क जी ने अपनी कहानियों में सामाजिक कुरीतियों और विकृतियों पर व्यंग्य किया है या प्रहार किया है, ठीक, अपनी लेखनी के जरिए। आचार्य चतुरसेन शास्त्री की बात करें तो इनकी सबसे पहली कहानी थी गृह लक्ष्मी। और मुस्लिम पात्रों को केंद्र में रखकर सर्वाधिक कहानी लिखने वाले कौन कौन से कहानीकार रहे हैं, तो मुंशी प्रेमचंद जी और यशपाल जी। ये दोनों ऐसे कहानीकार रहे जिन्होंने ज़्यादातर अपनी कहानियों में मुस्लिम पात्रों को केंद्र में रखा, राइट। तो प्रश्न बनता है, आपके पास विकल्प दिए जाएंगे कि बताइए इनमें से कौन ऐसे महिला कहानीकार हैं, ठीक है, ऐसे कहानीकार हैं जिन्होंने मुस्लिम पात्रों को केंद्र में रखकर सर्वाधिक कहानियां रची हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जी और यशपाल जी। नई कहानी की बात करें तो नई कहानी की शुरुआत होती है निर्मल वर्मा द्वारा लिखी कहानी परिंदे से और मानी भी जाती है, ठीक है। शुरुआत होती तो है ही, साथ में निर्मल वर्मा की कहानी परिंदे से मानी जाती है हिंदी साहित्य में नई कहानी की शुरुआत। और हिंदी साहित्य में नई कहानी आंदोलन के जनक कहानीकार कौन कौन से रहे हैं, हमें यह भी पता होना चाहिए, ठीक है। नई कहानी जब आंदोलन चला था तो उसके जनक कौन कौन रहे, देखिए, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर। तो ये तीन बड़े नाम हैं जो नई कहानी आंदोलन के जनक माने जाते हैं। और अकहानी आंदोलन भी चला इसके बाद, देखिए, ठीक है। उसके बाद सचेतन कहानी आंदोलन चला, ओके। तो सचेतन कहानी के प्रवर्तक कहानीकार रहे महीप सिंह, राइट। सहज कहानी भी आया, इसके बाद समानांतर कहानी। जैसे जैसे हिंदी साहित्य में कहानियों की रचना होती गई वैसे वैसे कहानियों के क्षेत्र में कई आंदोलन भी उभर कर सामने आए। उन्हीं में से एक रहा अकहानी आंदोलन और सचेतन कहानी आंदोलन, राइट। उसी तरह से सहज कहानी आंदोलन, इस तरह से कई समानांतर कहानी आंदोलन, कई आंदोलन हमारे सामने आते हैं। बात करें सचेतन कहानी आंदोलन की तो इसके प्रवर्तक रहे महीप सिंह और सहज कहानी, उसके बाद समांतर कहानी आंदोलन को चलाया कमलेश्वर ने, ठीक। वहीं पर कमल जोशी कृत जीवन चक्र, जिसमें अछूतों की इस समस्या को दिखाया गया है, भूमि सुधार, कृषि आंदोलन, वर्तमान शिक्षा प्रणाली की उद्देश्यहीनता, नैतिक अधपतन आदि प्रश्नों को लेकर तमाम बातें लिखी गई हैं कहानियों में, ठीक है। तो यह कहानी कौन सी है, कमल जोशी राइटर हैं, उनके द्वारा लिखी हुई जीवन चक्र कहानी, ठीक है। जीवन चक्र कहानी में एक तो आपको वर्तमान शिक्षा की उद्देश्यहीनता दिखाई गई है, अछूतों की समस्या उठाई गई है इस कहानी में, और साथ ही कृषि से संबंधित आंदोलन और भूमि सुधार किस तरह से किए जाने चाहिए, ठीक है।
तो इस तरह के कई प्रश्न उठाए गए हैं जीवन चक्र कहानी में, जो कमल जोशी द्वारा रची हुई कहानी है। रांगे राघव की बात करें तो इनके द्वारा एक बड़ी ही प्रसिद्ध कहानी आती है गदल नाम से, जो राजस्थानी परिवेश की कहानी है। यह एक प्रेम कहानी है जिसमें प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति की दृष्टि से इस कहानी को बनाया गया है, तैयार किया गया है, रचा गया है। ठीक, तो हिंदी की यह उल्लेखनीय कहानियों में से एक है रांगे राघव की गदल कहानी। राजस्थानी परिवेश दिखाया गया है और प्रेम की निगूढ़ अभिव्यक्ति है इस कहानी में। कमलेश्वर की कहानी भटके हुए लोग, ठीक, भारत विभाजन की पृष्ठभूमि में शरणार्थी से संबंधित कहानी है। वही कमलेश्वर जिन्होंने कितने पाकिस्तान और दूसरा पाकिस्तान जैसी रचनाएं लिखी हैं। तो कहानी के मामले में इन्होंने भटके हुए लोग नाम से इनकी कहानी आती है, जिसमें भी भारत विभाजन को दिखाया गया, उसकी पृष्ठभूमि को, कि शरणार्थी किस तरह से शरण लेके वहां पर रहते हैं। ठीक है, तो आपने ये तथ्य याद रखने हैं। और उषा प्रियमदा की बात करें तो इनके द्वारा लिखी हुई वापसी कहानी, इसे कौन भूल सकता है भला। इस कहानी में हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से एक परिवार का ही सदस्य, ठीक है, जब अपनी सर्विस कंप्लीट करके या यूं कहें सेवानिवृत्त होकर अपने घर वापिस आता है तो किस तरह से उसको अपने ही परिवार से अलगाव का सामना करना पड़ता है और किस तरह वह अपने ही परिवार में एक फालतू सदस्य बन जाता है। तो ये वापसी कहानी में बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। कमलेश्वर की बहुत सारी कहानियां हैं यूं तो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कमलेश्वर की कहानी बयान की और राजा निरंबसिया की, और साथ ही राजेंद्र यादव की कहानी टूटना और मनु भंडारी की कहानी यही सच है, और मोहन राकेश की कहानी अपरिचित। इन कहानियों में प्रेम और विवाह के कटु और मधुर संबंधों को बड़ी बारीकी से, बड़ी मार्मिकता के साथ दर्शाया गया है। ठीक, कौन कौन सी कहानी में? कमलेश्वर की बयान कहानी और राजा निरंबसिया, तथा राजेंद्र यादव की कहानी टूटना, और मनु भंडारी की यही सच है, तथा मोहन राकेश की अपरिचित। तो प्रेम विवाह के सुंदर और कड़वे संबंधों को इसमें दिखाया गया है इन कहानियों में। भीष्म साहनी की रची हुई कहानी चीफ की दावत की बात करते हैं। इसमें बदलते हुए पारिवारिक वातावरण के संदर्भ में बुजुर्गों की स्थिति का चित्रण किया गया है इस कहानी में, चीफ की दावत में, राइट। इलाचंद्र जोशी की कहानियों की बात करें तो इन्होंने उसमें मनोविज्ञान की दृष्टि से रचा हुआ है, और जाहिर सी बात है इनकी कहानियों को, जो भी इलाचंद्र जोशी की मनोविज्ञान की दृष्टि से जो कहानियां हैं उन्हें केस हिस्ट्री का नाम दिया गया है, यानी कि ये केस हिस्ट्री सी प्रतीत होती है, ऐसा कहा गया है इलाचंद्र जोशी की कहानियों से संबंधित, जो मनोविज्ञान की दृष्टि से कहा गया है। ओके, किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती की बात करें तो शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट के साथ उसकी तुलना की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इंदुमती कहानी शेक्सपियर के टेम्पेस्ट नाटक के आधार पर लिखी गई है। ठीक, लक्ष्मी नारायण लाल ने, देखिए, शिल्प विधि की दृष्टि से हिंदी की प्रथम जो मौलिक कहानी है वह माना है आचार्य शुक्ल के द्वारा रची हुई 11 वर्ष के समय को। और वैसे भी हिंदी की प्रथम कहानी से संबंधित प्रश्न तो आता ही है, आप देखते हैं, पूछा जाता है तो वह कहानी रहती है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय। और लक्ष्मी नारायण लाल ने भी इस ही कहानी को हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है। साहित्य हिंदी में ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा को देखा जाए कि किसने जन्म दिया, तो वह जन्म दिया वृंदावन लाल वर्मा जी ने। ऐतिहासिक कहानियां इन्होंने ज्यादा रची हैं, ओके, और इस परंपरा को भी इन्होंने ही जन्म दिया है। हिंदी गल्पमाला नामक मासिक पत्र का प्रकाशन कब और कहां से प्रारंभ हुआ? तो देखिए, हिंदी गल्पमाला नामक मासिक पत्र का प्रकाशन हुआ 1918 में काशी से, याद रखना है। और जयशंकर प्रसाद का कहानी साहित्य में पर्दापण किस पत्रिका के माध्यम से हुआ? तो वह पत्रिका थी इंदु पत्रिका। इसी के साथ देखिए, जैनेन्द्र की पहली कहानी कौन सी है और कब प्रकाशित हुई, किस में प्रकाशित हुई? तो जैनेन्द्र की सबसे पहली कहानी थी खेल,
जो 1928 में विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी। ओके। मुंशी प्रेमचंद की कहानियां तो हमने देखी, मानसरोवर भाग 8 नाम से प्रकाशित हुई है, संकलित की गई हैं। लेकिन उनकी जो अर्धांगिनी रही हैं, उनकी वाइफ शिवरानी देवी जी, यदि आप उनकी कहानियों को पढ़ना चाहते हैं तो वह कौमुदी नाम से संकलित हैं। शिवरानी देवी की समस्त कहानियां कौमुदी नाम से संकलित हैं। और बात करें नई कहानी, संदर्भ और प्रकृति, तो इस पुस्तक के लेखक है देवी शंकर अवस्थी। नई कहानी, संदर्भ और प्रकृति, ठीक है, इस पुस्तक को रचा है देवी शंकर अवस्थी जी ने। साहित्य में नई कहानी आंदोलन की विवेचना करने वाले प्रमुख आलोचक कौन कौन से रहे? देखिए, जब नई कहानी आंदोलन आता है तो उस समय इस परिप्रेक्ष्य में जो कहानियां रची जाती हैं, तो जाहिर सी बात है हर समय में कोई ना कोई आलोचक तो रहता ही है। ठीक, तो नई कहानी आंदोलन की विवेचना करने वाले जितने भी प्रमुख आलोचक रहे, उनमें सबसे बड़े नाम आते हैं नामवर सिंह जी और देवी शंकर जी अवस्थी का। ठीक, देवी शंकर अवस्थी जिन्होंने नई कहानी, संदर्भ और प्रकृति पुस्तक भी रची है। किस कहानीकार की कहानियों को ब्रेन ट्यूमर की कहानियां कहा जाता है? देखिए, ब्रेन ट्यूमर की कहानियां, तो किसकी कहानियों को कहा जाता है ब्रेन ट्यूमर की कहानियां? श्रीकांत वर्मा की कहानियों को। हिंदी साहित्य में सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन रहे? तो महीप सिंह जी। महीप सिंह जी सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक रहे हिंदी साहित्य में। इसके अलावा भी देखिए, सचेतन कहानी आंदोलन में जो अन्य कहानीकार रहे, महीप सिंह जी तो रहे, साथ में कमल जोशी, मधुकर सिंह, योगेश गुप्त, वेद राही, हिमांशु जोशी आदि ये प्रमुख नाम हैं जो सचेतन कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार रहे। अकहानी की बात की जाए तो अकहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन रहे? तो उनमें नाम आता है गंगा प्रसाद विमल जी, जगदीश चतुर्वेदी, रविंद्र कालिया, दूधनाथ सिंह, प्रयाग शुक्ल, सुधा अरोड़ा, ज्ञान रंजन, रमेश बख्शी, श्रीकांत वर्मा, विजय मोहन सिंह और विश्वेश्वर आदि। ठीक, तो ये समस्त कहानीकार रहे अकहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार। राइट। देखिए, हिंदू पत्रिका में प्रकाशित होने वाली एक बड़ी ही चर्चित कहानी रही कानों में कंगना नाम से। तो कानों में कंगना नाम से यह कहानी किसने रची है? राधिका रमन प्रसाद सिंह ने, जो किस पत्रिका में छपी? हिंदू पत्रिका में प्रकाशित होती है। कब? 1912 ईस्वी में। हिंदी का प्रारंभिक रूप किस ग्रंथ में मिलता है? तो देखिए, हिंदी का प्रारंभिक रूप अगर हम देखना चाहें तो गोकुलनाथ कृत एक रचना है 84 वैष्णव की वार्ता, और साथ ही में 252 वैष्णव की वार्ता भी इन्हीं के द्वारा रची हुई है। तो हिंदी कहानी का प्रारंभिक रूप कैसा था वो आप इन रचनाओं के माध्यम से जान सकते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की बात की जाए तो उनकी ऐसी कौन सी कहानी है जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि को दर्शाया गया है, मतलब उस समय की लिखी कहानी है वह, जिसका प्रतिपाद्य रहा अशरीरी यानी कि उदात्त प्रेम। तो वह कहानी थी उसने कहा था। ये बड़ी ही चर्चित कहानियों में से एक रही है। यहाँ तक अगर हम कहें कि हिंदी की समस्त कहानियों में उदात्त प्रेम का सबसे सटीक उदाहरण प्रस्तुत करने वाली कौन सी कहानी है, तो उसमें इसी कहानी का नाम आएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था, जो प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई कहानी है, लेकिन एक सच्चे प्रेम को बयां करती हुई कहानी है। ठीक, यहाँ से बात आप स्पष्ट कर पा रहे होंगे कि उसका उद्देश्य ही यही था, प्रतिपाद्य ही यही था, अशरीरी प्रेम यानी कि उदात्त प्रेम। कृष्णा सोबती की कौन सी ऐसी चर्चित कहानी रही जो देश के बंटवारे की त्रासदी पर आधारित है? तो देखिए, कृष्णा सोबती जी की देश के बंटवारे की त्रासदी पर आधारित कहानी है सिक्का बदल गया। और नई कहानी की भूमिका पुस्तक के लेखक हैं कमलेश्वर। ठीक, नई कहानी की भूमिका
कमलेश्वर द्वारा लिखी हुई यह पुस्तक है। फ्रांसीसी साहित्य के एंटी स्टोरी के अनुकरण पर हिंदी में किस कहानी आंदोलन का विकास हुआ? तो अकहानी आंदोलन का। ठीक, किसकी अनुकरण पर हुआ? फ्रांसीसी साहित्य के एंटी स्टोरी के अनुकरण पर हिंदी में अकहानी आंदोलन का विकास हुआ। आगे बढ़ते हुए देखिए, सन 1938 से 1942 के बाद कहानी पत्रिका का पुनः प्रकाशन कब हुआ? तो 1955 से इसका दोबारा से प्रकाशन शुरू हुआ, क्योंकि सन 1938 से 1942 के बीच में तो कहानी पत्रिका प्रकाशित होती रही, लेकिन बीच में उसके बाद फिर 1942 के बाद यह रुक गई। फिर इसका दोबारा से प्रकाशन शुरू होता है 1955 से। समकालीन कहानी दशा और दृष्टि के लेखक रहे हैं धनंजय। ठीक है, दशा और दृष्टि जो समकालीन कहानी पुस्तक है उसके लेखक रहे धनंजय। किस महिला कथाकार ने वर्ष 1996 का स्लाका सम्मान देरी से मिलने के कारण ठुकरा दिया? वाह, तो वह कहानीकार रही कृष्णा सोबती जी। प्रेमचंद युग की प्रमुख महिला कहानीकार कौन कौन सी रही? तो देखिए, उषा देवी मित्रा, होमवती देवी, सत्यवती मलिक, कमल चौधरी, शिवरानी देवी और सुभद्रा कुमारी चौहान, ये प्रेमचंद युग की प्रमुख महिला कहानीकार रही हैं। राइट। और नामवर सिंह ने अकहानी आंदोलन का प्रवर्तक माना है निर्मल वर्मा को, उनकी कहानी एक और शुरुआत के आधार पर। नामवर सिंह की बात हो रही है, उन्होंने अकहानी आंदोलन का प्रवर्तक निर्मल वर्मा को मान दिया, क्योंकि निर्मल वर्मा की कहानी एक और शुरुआत के आधार पर। ठीक। और बिशंबरनाथ शर्मा कौशिक ने देखिए कम से कम 200 कहानियां लिखी हुई हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं पर आधारित कहानी कौन सी है? तो प्रभाकर माचवी की एक बड़ी चर्चित कहानी रही है संगीनों का साया। प्रभाकर माचवी की कहानी जो दूसरे विश्व युद्ध की घटनाओं पर आधारित है। कहानी पत्रिका का प्रकाशन नामवर सिंह ने 1955 ईस्वी में किया था। ठीक है, कहानी पत्रिका का प्रकाशन दोबारा से कब शुरू हुआ था ना, पहले देखा ना हमने, तो 1955 में हुआ था। किसने किया था? नामवर सिंह ने। प्रसिद्ध कहानी गुलरा के बाबा के रचनाकार कौन है? तो कहानीकार मार्कंडे की यह कहानी है गुलरा के बाबा। वारेन हेस्टिंग्स का सांड, इस कहानी के लेखक कौन है? तो उदय प्रकाश की कहानी है वारेन हेस्टिंग का सांड नाम से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सरस्वती पत्रिका में छपी इंदु कब छपी थी? 1900 में। तो हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है इसे। ठीक है, अब कई राइटरों ने तो देखिए आचार्य शुक्ल की पहली कहानी माना 11 वर्ष का समय को, लेकिन आचार्य शुक्ल ने किसे माना? तो आचार्य शुक्ल जी ने इंदुमती को माना हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी। ठीक है, जो सरस्वती पत्रिका में 1900 ईस्वी में छपी थी। और किशोरीलाल गोस्वामी को हिंदी का प्रथम मौलिक कहानीकार और उपन्यासकार माना जाता है, किशोरीलाल गोस्वामी को। राइट। अब देखिए माधवराव स्प्रे कृत कहानी एक टोकरी भर मिट्टी, यह सन 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कौन सी कहानी? एक टोकरी भर मिट्टी। किसकी कहानी है? माधवराव स्प्रे द्वारा लिखी हुई। ठीक है, 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका में यह प्रकाशित होती है, जिसे अधिकांश विद्वान हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानते हैं। अब आपके सामने देखिए ये कन्फ्यूजन भी आ गया होगा कि आखिर हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? क्या इंदुमती है, एक टोकरी भर मिट्टी है, या फिर 11 वर्ष का समय है? ठीक, ये 3-4 कहानियां इतनी चर्चित कहानियां हैं और इसमें अक्सर कहानीकारों के अपने अपने मतभेद रहे हैं, विचार रहे हैं। किसी ने मौलिक कहानी किसी को माना है, किसी ने किसी दूसरी को माना है। ठीक है, अक्सर ये 2-3 जो मैंने गिनाई आपको, 11 वर्ष का समय आचार्य शुक्ल की, और माधवराव स्प्रे की एक टोकरी भर मिट्टी, तथा आपकी इंदुमती।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साहित्य, हिंदी की पहली महिला कहानीकार बंग महिला को माना जाता है। तो यदि प्रश्न आपसे पूछा जाता है विकल्प देकर कि बताइए इनमें से कौन सी हिंदी साहित्य की पहली महिला कहानीकार है, तो वे हैं बंग महिला। और हिंदी की पहली मनोवैज्ञानिक कहानी कौन सी है, तो वह चंद्रलोक की यात्रा है। ये हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी है। ठीक है, हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी है चंद्रलोक की यात्रा। और ये चंद्रलोक की यात्रा कहानी किसकी है? क्या यह बंग महिला के द्वारा ही रची गई है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसके अलावा बात करें सरस्वती, सुदर्शन और इंदु, ये आधुनिक हिंदी कहानी की जन्मदाती पत्रिकाएं हैं। ठीक, आधुनिक हिंदी कहानी की जन्मदाती पत्रिकाएं यानी कि सरस्वती, सुदर्शन और इंदु। आधुनिक हिंदी की जितनी भी कहानियां हैं वो इन्हीं पत्रिकाओं के माध्यम से प्रकाशित होती थी। प्रेमचंद की पहली कहानी रही सौत, जो 1915 में आई, लेकिन उनकी पहली कहानी सांसारिक प्रेम और देश प्रेम 1908 में यह भी मानी जाती है। ठीक है, उनकी पहली कहानी वैसे सौत भी मानी जाती है जो 1915 में आती है, लेकिन इससे भी पहले अगर देखे जाए तो उनके द्वारा संसारिक प्रेम और देश प्रेम कहानी नाम से भी रची गई थी, इस नाम से 1908 में। और मुंशी प्रेमचंद उपनाम से लिखी गई पहली कहानी ममता है। अच्छा, ठीक है, तो ममता किसकी कहानी है? देखिए, मुंशी प्रेमचंद उपनाम से, ठीक है, इसको उपनाम रखा था पहले इन्होंने। तो अगर इस नाम से देखी जाए, इस उपनाम से, तो इनकी पहली कहानी ममता होती है जो प्रकाशित होती है। और प्रेमचंद की दो बैलों की कथा को कौन भूल सकता है? दो बैलों के माध्यम से प्रेमचंद जी ने पराधीनता के विरुद्ध संघर्ष को एक प्रतीकात्मक तौर पर पेश किया था इस कहानी में, यानी कि दो बैलों की कथा कहानी में। ठीक है, जो पराधीनता होती है, गुलामी होती है, उसको सहते सहते किस तरह से इंसान एक संघर्ष की लड़ाई लड़ता है, तो इस कहानी में साफ देखा जा सकता है दो बैलों के माध्यम से। उसने कहा था कहानी में फ्लैशबैक शैली का पहली बार प्रयोग हुआ था। तो विकल्प में आता है कि बताइए इनमें से किस कहानी में सबसे पहली बार फ्लैशबैक शैली का प्रयोग हुआ था, या कौन सी कहानी फ्लैशबैक शैली में रची गई है? तो उसने कहा था, रामविलास शर्मा ने मुंशी प्रेमचंद को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार माना है। रामविलास शर्मा ने मुंशी प्रेमचंद को सबसे बड़ा व्यंग्यकार माना, लेकिन पहले सबसे बड़े व्यंग्यकार कौन रहे? कबीरदास जी। उनके बाद माना हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार मुंशी प्रेमचंद जी को। किसने माना? प्रसिद्ध आलोचक रामविलास शर्मा जी ने। और प्रसाद ने कुल कितनी कहानियां लिखी हैं? देखिए, जयशंकर प्रसाद ने कुल 69 यानी कि 69 कहानियां रची हैं। जयशंकर प्रसाद की कहानी संदेश, जो दाम्पत्य प्रेम का उज्जवल रूप जिसमें प्रस्तुत हुआ है, ठीक है, वह रही संदेश कहानी। ये किसकी कहानी थी? जयशंकर प्रसाद की ही कहानी है, जिसमें दाम्पत्य प्रेम का उज्जवल रूप हमें देखने को मिलता है। प्रसिद्ध कहानीकार यशपाल जी के बारे में कहा गया है कि इन्होंने पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति, सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया है अपनी कहानियों के माध्यम से, और नए स्वस्थ समाज के निर्माण का आग्रह भी किया है। यानी कि यशपाल जी पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति, सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार करने वाले और नए स्वस्थ समाज के निर्माण का आग्रह करने वाले कथाकार रहे हैं। प्रसाद जी की प्रारंभिक कहानियां इंदु पत्रिका में ही छपती थी। ठीक, जिनेंद्र द्वारा प्रणीत दो चिड़िया मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर व्यक्ति के मन की शंकाओं का विश्लेषण करती है। तो जिनेंद्र की एक और कहानी है जो दो चिड़िया नाम से बड़ी प्रसिद्ध है, तो उसमें मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि पर लिखी हुई यह कहानियां हैं। श्री राम शर्मा ने शिकारी जीवन पर कहानियां लिखी हैं। तो देखिए, शिकारी जीवन पर कहानियां लिखने वाले कौन से कहानीकार हैं? तो श्री राम शर्मा। पांडे बेचन शर्मा उग्र कैसे कहानीकार रहे हैं? ये प्रकृतिवादी कहानीकार रहे हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र जी।
नामवर सिंह ने शिव प्रसाद सिंह की कहानी दादी माँ को पहली नई कहानी कहा है। ठीक है, नामवर सिंह जी जो बहुत बड़े आलोचक रहे, नई कहानी या आधुनिक कहानियों के आलोचक रहे, तो इन्होंने शिव प्रसाद सिंह की कहानी दादी माँ को पहली नई कहानी कहा है। और देखिए, नई कहानी के बाद हिंदी में अकहानी आंदोलन की नकल किसकी तर्ज पर हुई? अंग्रेजी फ्रेंच की एंटी स्टोरी की तर्ज पर। ठीक, तो आपने याद रखना है, ये प्रश्न आता है। ये सारे ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे इनको वैकल्पिक वे में पूछें चाहे वन लाइनर में, बस हमें समझ होना बहुत जरूरी है। सचेतन कहानी के बाद सहज कहानी आंदोलन के प्रमुख प्रवर्तक कौन रहे? तो अमृत राय जो मुंशी प्रेमचंद के बेटे हैं। ठीक है, सचेतन कहानी के बाद सहज कहानी आंदोलन चला, ये अमृत राय जी के प्रवर्तन में यह आंदोलन चला, मतलब ये इसके प्रवर्तक रहे। और कमलेश्वर की बात करें तो कमलेश्वर ने आम आदमी की कहानी और समानांतर कहानी आंदोलन चलाया इन्होंने। ठीक है, ये दोनों आंदोलन चलाए इन्होंने। 1974 में सारिका पत्रिका के माध्यम से यह सामने आते हैं। दूधनाथ सिंह को कौन भूल सकता है? दूधनाथ सिंह भी एक बहुत बड़े कहानीकार रहे। इनकी कहानियों में हमें एकाकीपन एवं निर्वसन की भावना अधिक देखने को मिलती है। दूधनाथ सिंह की कहानियों में एकाकी मतलब अकेलापन और निर्वसन की भावना से ओतप्रोत कहानियां हैं दूधनाथ सिंह की। लक्ष्मी नारायण लाल ने जिनेंद्र को मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार कहा है। ठीक, किसको कहा है लक्ष्मी नारायण लाल ने? जिनेंद्र को मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार। शेखर जोशी की कहानी आई उस्ताद नाम से, जो औद्योगिक संदर्भ में मजदूरों के जीवन पर आधारित कहानी है। ठीक है, शेखर जोशी की कहानी जो उस्ताद नाम से आती है, औद्योगिक संदर्भ में मजदूरों के जीवन का चित्रण करने वाली कहानी है। और मोहन राकेश, बहुत बड़ा नाम, देखिए इनकी मिसपाल कहानी मोहन राकेश की, कमलेश्वर की तलाश कहानी, उषा प्रेमदा की छुट्टी का एक दिन, और अमरकांत की जिंदगी और जोंक तथा टूटे हुए पुरुष, ये सभी नारी की कहानियां हैं। मतलब इन कहानियों का जो केंद्रीय पात्र है वह नारी है। ठीक है, ये नारी केंद्रित कहानियां हैं, चाहे वो मोहन राकेश की मिसपाल हो, कमलेश्वर की तलाश हो, उषा प्रेमदा की छुट्टी का एक दिन, या फिर अमरकांत की जिंदगी और जोंक तथा टूटे हुए पुरुष हो। इन कहानियों का प्रमुख विषय नारी ही है, नारी केंद्र पर आधारित यह कहानियां हैं, नारी विषय पर केंद्रित कहानियां। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आधार नामक पत्रिका पे महीप सिंह ने सचेतन कहानी का विशेषांक निकाला था। ठीक है, सचेतन कहानी की आंदोलन के प्रवर्तक रहे महीप सिंह, तो आधार नामक पत्रिका के माध्यम से इसका विशेषांक निकाला था इन्होंने। 1900 ईस्वी में सुदर्शन में प्रकाशित कहानी आई थी मन की चंचलता नाम से, और इस कहानी के लेखक थे माधव प्रसाद मिश्र। सुदर्शन पत्र में या पत्रिका में यह कहानी प्रकाशित हुई थी, माधव प्रसाद मिश्र की मन की चंचलता नाम से। अब देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की 3 कहानियां बड़ी प्रसिद्ध रहीं, बड़ी चर्चित रहीं। उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। इंदु पत्रिका का प्रकाशन कब और कहां से प्रारंभ हुआ? तो देखिए 1909 में हुआ था, काशी से इसका प्रारंभ इंदु का। ठीक है, सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। यह कथन किसका है? तो मुंशी प्रेमचंद जी का यह कथन है कहानियों के संबंध में, कि सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। ईलाचंद्र जोशी जो एक मनोवैज्ञानिक कहानीकार हैं, इनकी पहली कहानी सजनवा नाम से आती है, 1919 में हिंदी गल्पमाला में प्रकाशित होती है। ईलाचंद्र जोशी की पहली कहानी सजनवा।
आगे देखिए, चंपा और मधुलिका यह जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की नायिका है? तो चंपा आकाशदीप की नायिका है और मधुलिका है पुरस्कार कहानी की नायिका। ठीक। नई कहानियां नामक पत्रिका का प्रकाशन कब और कहां से प्रारंभ हुआ और इसके संपादक कौन थे? तो क्रमशः बात की जाए 1960 में दिल्ली से इसका प्रकाशन हुआ था। नई कहानियां नाम से पत्रिका निकली थी 1960 में। तो दिल्ली से इसका प्रकाशन हुआ था और भैरव प्रसाद गुप्त के संपादकत्व में यह पत्रिका आई थी, नई कहानियां पत्रिका। नई कहानी पुस्तक के लेखक कौन रहे? तो नामवर सिंह जी। और नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन कौन से रहे? तो देखिए, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मार्कंडेय, शिव प्रसाद सिंह, निर्मल वर्मा, अमरकांत, ज्ञान रंजन, धर्मवीर भारती और शेखर जोशी आदि ये नई कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार हैं। अकहानी आंदोलन की प्रतिष्ठा कब हुई? तो इसकी प्रतिष्ठा होती है 1960-62 के आसपास, अकहानी आंदोलन की। और सचेतन कहानी आंदोलन का आरंभ कब से माना जाता है? देखिए, 1964 में एक पत्रिका आई थी आधार नाम से, और इसी पत्रिका में सचेतन कहानी का एक विशेषांक का प्रकाशन भी हुआ था। ठीक है, 1964 में। तो सचेतन कहानी आंदोलन का आरंभ 1964 में ही होता है, 1964 ईस्वी से आधार पत्रिका के माध्यम से। सन 1972 ईस्वी के आसपास सारिका के माध्यम से समांतर कहानी आंदोलन कौन चलाता है? तो फिर कमलेश्वर जी चलाते हैं समानांतर कहानी आंदोलन 1972 ईस्वी में, जो सारिका के माध्यम से प्रकाशित होता है आंदोलन। ठीक है, यह जो पत्रिका चलती है इसके माध्यम से। पांडे बेचन शर्मा उग्र, यह भी एक कहानीकार रहे हैं। देखिए, कहानी संग्रह को ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था। ठीक है, तो पांडे बेचन शर्मा उग्र के किस कहानी संग्रह को ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था? तो चिंगारियां इनका कहानी संग्रह था उसको। जैसे ही मुंशी प्रेमचंद के बारे में भी पूछा जाता है, तो उनके प्रेमचंद के सोजे वतन कहानी संग्रह को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। तो उसी तर्ज पर उग्र के कहानी संग्रह चिंगारियां को भी अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। हिंदी कहानी एक अंतरंग परिचय, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो उपेंद्र नाथ अश्क जी इस पुस्तक के लेखक है। हिंदी कहानी एक अंतरंग परिचय। अब देखिए, लहना सिंह, सूबेदारनी तथा बजीरा सिंह ये किस विख्यात कहानी के पात्र हैं? तो उसने कहा था। ठीक, सभी जानते हैं इनके बारे में। तो हिंदी कहानी पहचान और परख, इस पुस्तक के लेखक हैं इंद्रनाथ मदान। आजादी के बाद हिंदी कहानी का पहला पड़ाव किस आंदोलन के तौर पर हमारे सामने आता है? किस आंदोलन के रूप में? आजादी के बाद हिंदी कहानी का पहला पड़ाव तो नई कहानी नाम से आता है। ठीक है, कहानी स्वरूप और संवेदना पुस्तक के लेखक हैं राजेंद्र यादव जी। और नई कहानी आंदोलन के दौर में उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा संपादित किस संकलन में 10 नए कथाकारों की चुनी हुई कहानियां संकलित हैं? तो संकेत नाम से एक संपादित संकलन आता है, जिसमें 10 नए कथाकारों की चुनी हुई कहानियों का संकलन किया जाता है उपेंद्र नाथ अश्क के द्वारा। सक्रिय कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार कौन रहे? तो राकेश वत्स, रमेश बत्रा, चित्रा मुदगल, सच्चिदानंद, धूमकेतु, सुरेंद्र, सुकुमार और धीरेन्द्र अस्थाना। ठीक है, ये सक्रिय कहानी आंदोलन के प्रमुख कहानीकार रहे। आजादी के बाद हिंदी कहानी आंदोलनों का सही विकास क्रम कौन सा रहा? तो देखिए, जैसे ही आज़ादी के बाद जो भी कहानियाँ उभर कर आती हैं या कहानियों का समय आता है, उसमें सबसे पहले आता है नई कहानी आंदोलन, फिर अकहानी आंदोलन, फिर उसके बाद सचेतन कहानी आंदोलन, फिर समानांतर कहानी, फिर जनवादी कहानी और फिर सक्रिय कहानी।
तो ये 5-6 नाम बड़े चर्चित रहे और अक्सर इनसे प्रश्न बनते हैं। जैसे बात करें नई कहानी आंदोलन की, तो यह कब शुरू हुआ? तो लगभग 1956 के आसपास नई कहानी आंदोलन शुरू हुआ, है ना, जिसे कि आज़ादी के बाद का हिंदी कहानी का पहला पड़ाव भी कहा जाता है, यह माना जाता है। और सक्रिय कहानी के प्रवर्तक कौन रहे? तो राकेश वत्सी सक्रिय कहानी के प्रवर्तक रहे। आरसी प्रसाद सिंह ने अपनी कहानियों में काम भावना एवं यौन समस्या प्रधान घटनाओं को चित्रित किया है। किसने? आरसी प्रसाद सिंह ने। जीपी श्रीवास्तव की कहानियां हास्य व्यंग्य प्रधान कहानियां हैं, जो नई कहानी जीवन के प्रति एक नया भाव बोध जगाती हैं। ठीक है, जीपी श्रीवास्तव की कहानियां हास्य व्यंग्य प्रधान कहानियां रही इनकी कहानियां। और सहज कहानी के प्रवर्तक कौन रहे? अमृत राय जी। ठीक। बंगला कथाकार हरिसाधन मुखोपाध्याय की कहानी सेलिम समा बेगन किसकी रूपांतरित कहानी है? तो चतुरसेन शास्त्री जी की। कृत दुखवा में कैसे कहूं मोरी सजनी, ठीक है, तो इस नाम से इन्होंने यह कहानी रची। अगेय की कहानियों की प्रमुख विशेषता क्या रही? तो अगेय जी की कहानियों में हम देखते हैं व्यक्ति का आत्म संघर्ष, इस बात को ही इन्होंने ज़्यादा कहानी का केंद्र बनाया, या इस विषय को इन्होंने ज़्यादा उठाया है। ठीक है, कि व्यक्ति का जो आत्म संघर्ष है अपने ही प्रति, ये शब्द हमें प्रमुख विषय के तौर पर देखने में मिलता है अगेय की कहानियों में। साठोतरी कहानी को गंगा प्रसाद विमल प्रारंभ में समकालीन कहानी के नाम से ही पुकारते थे, किंतु शीघ्र ही फिर उन्होंने अकहानी आंदोलन नाम दिया। ठीक है, या फिर इसकी व्याख्या करना शुरू कर दिया। इस तरह से है ना। पहले ये साठोतरी कहानी को, यानी कि 1960 के आसपास लिखी हुई कहानियों को गंगा प्रसाद विमल जी समकालीन कहानी कहते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर शीघ्र ही से अकहानी कहना शुरू कर दिया। गंगा प्रसाद विमल ने लिखा है कि अकहानी किसी तरह के मूल्यों की रक्षा करती हुई या आग्रह रखती हुई नहीं चलती है। उसके लिए पुराने मूल्यों का टूटना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। तो ये गंगा प्रसाद विमल जी लिखते हैं अकहानी के संबंध में। 1960 के बाद की कहानी मानव विश्वास को आदर्श कहानी नहीं है, अपितु वह मनुष्य मस्तिष्क के भीषण संकट बोध की यथार्थ प्रतीति की कहानियां हैं, जो मानव पीड़न को इसीलिए व्यक्त नहीं करती कि वह कोई प्रदर्शनीय प्रसंग है, अपितु वह यथार्थ का भोग है। ठीक, तो ये कहना रहा है आपके गंगा प्रसाद विमल जी का अकहानी आंदोलन के संबंध में, राइट, कि 1960 के बाद की जो कहानियां रही वह मनुष्य के मस्तिष्क के भीषण संकट बोध की यथार्थ की प्रतीति की कहानियां रही। ठीक है, वह मानव पीड़ा को इसीलिए नहीं बताती हैं या व्यक्त करती हैं कि कोई प्रदर्शन या प्रसंग रहा हो, अपितु यथार्थ का भोग, यानी कि यथार्थ मतलब जो जैसा है उसको उसी स्थिति में दिखाना। ठीक, तो उसी को दिखाया है 1960 के बाद की कहानियों ने। कथाकार मार्कंडे ने लिखा है कि नई कहानी से हमारा मतलब उन कहानियों से है जो सच्चे अर्थों में कलात्मक निर्माण हैं। ठीक, जो जीवन के लिए उपयोगी हैं और महत्वपूर्ण होने के साथ ही और किसी न किसी नए पहलू पर आधारित हैं। साहित्य में डॉक्टर महीप सिंह के आधार पत्रिका के सचेतन कहानी विशेषांक से सचेतन कहानी आंदोलन का आरंभ माना जाता है। ठीक है, तो जो आधार पत्रिका थी उसके संपादक कौन थे? डॉक्टर महीप सिंह, और सचेतन कहानी इसी आधार पत्रिका के विशेषांक में, मतलब विशेषांक बनकर छपा था। ठीक है, इसी का एक अंक बन के डॉक्टर महीप सिंह ने लिखा है कि सचेतन एक दृष्टि है जिसमें जीवन जिया भी जा सकता है और जाना भी जा सकता है।
वहीं पर सहज कहानी के संबंध में अमृत राय लिखते हैं कि कहानी का लक्ष्य अपने आप में अपने कहानीपन को न खोकर जीवन की प्रस्तुति करना है, वह भी सहज रूप में जीवन के कटु सत्य और व्यवस्था की भ्रष्टता को उजागर करना है। जाहिर सी बात है, सहज कहानी आंदोलन के प्रवर्तक रहे अमृत राय, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी के बेटे। तो इन्होंने सहज कहानी के संबंध में लिखा कि इस कहानी का लक्ष्य अपने कहानीपन को न खोकर जीवन की प्रस्तुति को सहज रूप में करते हुए जीवन के कटु सत्य और व्यवस्था की भ्रष्टता को उजागर करना है। और अमृत राय ने सहज कहानी आंदोलन नई कहानियां पत्रिका से आरंभ किया था। ठीक, नई कहानियां पत्रिका से। देखिए, कमलेश्वर ने अकहानीकारों के भोगवादी प्रवृत्ति का विरोध करते हुए धर्मयुग पत्रिका में अय्याश प्रेतों का विद्रोह शीर्षक से एक लेख प्रकाशित करवाया था, कमलेश्वर ने। ठीक है, साहित्य में समांतर कहानी आंदोलन में आम आदमी को प्रतिष्ठित करने पर बल दिया जाता है। ठीक है, ये याद रखना। और समांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात किस पत्रिका के माध्यम से हुआ? सारिका पत्रिका के माध्यम से। साहित्य में राकेश वत्स ने मंच पत्रिका द्वारा सक्रिय कहानी का प्रवर्तन किया था। तो सक्रिय कहानी का प्रवर्तन या प्रवर्तक कवि कौन रहे? राकेश वत्सी, कहानीकार, सॉरी, ठीक है, कवि नहीं, कहानीकार। राकेश वत्स ने लिखा है कि सक्रिय कहानी का सीधा और स्पष्ट मतलब है चेतनात्मक ऊर्जा और जीवंतता की कहानी। जनवादी कहानी आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो दिल्ली में जनवादी लेखक संघ के प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन के साथ ही इसका यानी कि जनवादी कहानी आंदोलन का सूत्रपात होता है। वैचारिक धरातल पर जनवादी कहानी मार्क्सवाद को आधार बनाकर चलती है और जनवादी कहानी में किसानों, मजदूरों, पीड़ितों, दलितों और असहायों का जीवन संघर्ष चित्रित किया जाता है। नामवर सिंह ने परिंदे को हिंदी की पहली कहानी माना है, निर्मल वर्मा द्वारा लिखी हुई परिंदे को। ठीक, और साहित्य में नामवर सिंह ने लिखा है कि परिंदे की जो लतिका है उसकी समस्या स्वतंत्रता या मुक्ति की समस्या है। अतीत से मुक्ति, स्मृति से मुक्ति, उस हर चीज से मुक्ति जो हमें चलाए चलती है और अपने रेले में घसीट ले जाती है। ठीक, आगे लिखते हैं कि सारी कहानी में इसी मुक्ति की पीड़ा की मार्मिक अभिव्यंजना है। मुक्ति का यह क्षण जिसमें मनुष्य स्वयं अपना साक्षी हो जाती है, ठीक है, यह हो जाता है, निर्मल वर्मा की अनेक कहानियों का आलोक केंद्र है। तो ये नामवर सिंह के विचार रहे हैं उसके क्या बोलते हैं निर्मल वर्मा की कहानियों के संबंध में, विशेषतः परिंदे के संबंध में। ठीक, तो ये थी हिंदी कहानियों से संबंधित प्रमुख बातें। अब फटाफट से जान लेते हैं हिंदी की प्रसिद्ध कहानियों के प्रमुख पात्र कौन कौन से रहे। देखिए, लहना सिंह, सूबेदार डी, सूबेदार हजारा सिंह, बोधा, बजीरा सिंह और कीरत सिंह, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित उसने कहा था कहानी के प्रमुख पात्र रहे हैं। इसके अलावा अरुण, मधुलिका, कौशल नरेश, सेनापति, ये पुरस्कार कहानी जो आपकी प्रसाद जी की कहानी है उसके प्रमुख पात्र रहे। और तीसरी कसम कहानी, देखिए रेणु की तीसरी कसम कहानी बड़ी प्रसिद्ध रही, इसके प्रमुख पात्र रहे हीरामन और हीराबाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाल पान की बेगम, तो इस कहानी के प्रमुख पात्र रहे बिरजू, माँ, चंपिया और जंगी की पतोहू। तो लाल पान की बेगम यह किसकी कहानी है? यह भी रेणु की ही कहानी है। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु की। नेक्स्ट कहानी देखिए, रसप्रिया कहानी के प्रमुख पात्र रहे मोहना और मृदांगिया। और गदल कहानी जिसका मैंने अभी पहले भी आपको जिक्र किया था। ठीक है, गदल कहानी में जो प्रमुख पात्र हैं गदल, निहाल और नारायण, ये तीन प्रमुख पात्र हैं गदल कहानी के।
भीष्म साहनी की चीफ की दावत की बात की जाए तो चीफ की दावत कहानी के प्रमुख पात्र रहे मिस्टर श्यामनाथ, बूढ़ी माँ और उनकी पत्नी, यानी कि मिस्टर श्यामनाथ की पत्नी। ये 3 प्रमुख पात्र हैं चीफ की दावत कहानी के। इसके अलावा एक और जिंदगी, इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं प्रकाश, वीना, निर्मला और एक बच्चा होता है, ठीक है, छोटा। तो ये प्रमुख पात्र हैं एक और जिंदगी कहानी के। इसके अलावा एक और कहानी आती है आद्रा नाम से, उसमें वचन, लाली और बिन्नी ये प्रमुख पात्र हैं आद्रा कहानी के। परिंदे कहानी निर्मल वर्मा की, इसमें देखिए लतिका जो प्रमुख पात्र हैं, डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर हर्बोट, गिरीश फादर, एलमंड और मिस वुड, ये निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी के प्रमुख पात्र हैं। और भला की एक कहानी आती है एक पति के नोटिस, ठीक, एक पति के नोटिस, इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं सीता, संध्या और पति, इसी नाम से हैं ये, ठीक है, सीता, संध्या और पति। कसाई बाड़ा कहानी, ठीक, कसाई बाड़ा कहानी के प्रमुख पात्र हैं सनिचरी, प्रधान दरोगा और लीडर। इसके अलावा अमरकांत की कहानी आती है जिंदगी और जोंक नाम से, उसमें प्रमुख पात्र हैं रजुआ, शिवनाथ बाबू और सनिचरी देवी। तो सनिचरी देवी जिंदगी और जोंक कहानी की पात्रा है और एक और सनिचरी है देखिए कसाई बाड़ा की, ठीक। तो अक्सर इनमें आपने याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। जहां लक्ष्मी कैद है, इस चर्चित कहानी के प्रमुख पात्र हैं लक्ष्मी, गोविंद, लाला रूपाराम और रामस्वरूप। ईदगाह कहानी को कौन भूल सकता है, प्रेमचंद की ईदगाह कहानी, ठीक। इसके प्रमुख पात्र रहे हामिद, अमीना, मोहसिन, सम्मी और नूरे महमूद, ठीक है, सम्मी, नूरे और महमूद। ईदगाह कहानी, ठीक। पंच परमेश्वर, यह भी प्रेमचंद की ही कहानी है, पंच परमेश्वर। इसमें जुम्मन शेख और अलगू चौधरी ये 2 पात्र बड़े प्रमुख रहे पंच परमेश्वर कहानी में। और एक मंत्र कहानी है देखिए, मंत्र, इसके प्रमुख पात्र हैं कैलाश और डॉक्टर चड्ढा, ठीक है। शतरंज के खिलाड़ी इस कहानी के प्रमुख पात्र रहे मिर्जा, सजाद अली और मीर तथा बेगम। ठाकुर का कुआं प्रेमचंद की ही कहानी, बड़ी चर्चित कहानी है। जोखू, जंगी और ठाकुर, ये 3 पात्र बड़े प्रमुख हैं, ठीक है, जोखू, जंगी और ठाकुर। नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद की एक और कहानी। वंशीधर, पंडित आलोपी दीन, ये नमक का दरोगा कहानी के पात्र हैं। कौन कौन? वंशीधर और पंडित आलोपी दीन। पूस की रात देखिए, यह भी इन्हीं के द्वारा लिखी हुई कहानी है प्रेमचंद की, जिसमें हल्कू, मुन्नी और जबरा ये प्रमुख पात्र रहे। भाई मुंशी प्रेमचंद ने बहुत सारी कहानियां रची हैं, ठीक है, और हैं भी बड़ी चर्चित, जो अक्सर पूछी जाती हैं। जैसे बड़े घर की बेटी भी इन्हीं की कहानी है देखिए। इसमें बेनी माधव सिंहा, श्रीकंठ, लाल बिहारी और आनंदी ये पात्र बड़े चर्चित हैं। इन्हीं की सदगति कहानी, जिसमें दुखी चमार, झुरिया, पंडित घासीराम ये पात्र बड़े प्रसिद्ध रहे। सुजान भगत, सुजान महतो, बुलाकी और भोला ये बड़े प्रसिद्ध पात्र, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद की ही कहानियां हैं। 2 बैलों की कथा, इसमें झूरी, कौन भूल सकता है, झूरी, हीरा और मोती 2 बैलों के नाम, ठीक ना, ये बड़े चर्चित पात्र। कफन कहानी, तो इसमें माधव और घीसू प्रमुख पात्र रहे देखिए, और रसिया बालम, इसमें बलवंत प्रमुख पात्र रहा। तो ये थे कहानियों से संबंधित 1 लाइनर प्रश्न, ठीक है, 1 लाइनर वे में मैंने आपके सामने रखे। तो इसी तरह की नेक्स्ट कड़ी भी लेकर मैं आपके सामने आऊंगी, जिसमें हम बहुविकल्प प्रश्नों के तौर पर देखेंगे कुछ प्रश्नों को।